देवरानी जिठानी। एक दिन शिवानी और प्रज्ञा रसोई में खाना बना रही होती हैं। तभी प्रज्ञा को रसोई में एक चूहा दिखता है और वो जोर से चिल्ला पड़ती है, दीदी वो देखो चूहा। वो डर के स्लैब पर चढ़ जाती है। अरे चूहा ही तो है, तू तो ऐसे डर रही है जैसे तूने कोई भूत देख लिया हो। कितनी डरपोक है तू भी ना प्रज्ञा। आप ज्यादा हंसो मत दीदी, हर इंसान को किसी न किसी चीज से डर लगता है। लगता होगा, पर मुझे तो किसी चीज से डर नहीं लगता। मैं तो बहुत बहादुर हूं, पर तू हद कर दी भाई, एक चूहे से डर गई है। एक दिन प्रज्ञा अपने कमरे से बाहर निकल रही होती है और तभी शिवानी उसे पीछे से आकर डरा देती है। प्रज्ञा एकदम से उछल पड़ती है। दीदी ऐसे भी कोई मजाक करता है क्या? अरे जरा अपनी शक्ल तो देख, एकदम बैंगन की तरह नीली पड़ गई है। अरे मेरी देवरानी इतनी बड़ी डरपोक है, मुझे तो पता ही नहीं था। आप ऐसे चौंकाओगे तो कोई भी डरेगा ना। अरे नाना, कोई बहाना अब काम नहीं आएगा। आज से ना तुम्हारा नाम है डरपोक प्रज्ञा। शिवानी प्रज्ञा का मजाक उड़ाकर चली जाती है। प्रज्ञा शिवानी की मजाक उड़ाने की आदत से परेशान हो जाती है। जब देखो मेरा मजाक उड़ाती रहती है, इनकी शिकायत तो मम्मी जी से करनी ही पड़ेगी मुझे। प्रज्ञा अपनी सास के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है कि किस तरह उसकी जिठानी उसके डर का मजाक उड़ाती है। ओहो, तो बड़ी बहू को बड़ा घमंड है अपनी बहादुरी पर। कोई नहीं, अभी उसका घमंड तोड़ देते हैं। मेरे पास एक तरकीब है छोटी बहू, एक काम कर तू। प्रज्ञा की सास उसे अपनी जिठानी को डराने का प्लान बताती है। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है मम्मी जी, क्या बात है। आइडिया सुनकर लग रहा है कि आप अपने बचपन में काफी शरारती रही होंगी मम्मी जी। अब आएगा मजा मेरी बहादुर जिठानी जी को। प्रज्ञा अपनी जिठानी को डराने का एक प्लान बनाती है। रात में वो शिवानी के पास जाती है और हमारी कहती है, ये कहानी पसंद आई होगी। मुझे हमारे बहुत चैनल डर को लग रहा है। सब्सक्राइब करें और क्या सभी हुआ अपडेट्स के लिए मेरी बेल डरपोक आइकन जरूर देवरानी? दबाएं। और हाँ, वीडियो दीदी, लाइक और मैं शेयर छत पर करना गई मत ना भूलिएगा। तो मुझे बाय ऐसा बाय। लगा कि कोई वहां है। ऐसा लगा जैसे मुझे कोई वहां देख रहा था, जैसे कोई साया। अरे क्या बक रही हो, तेरा वहम होगा। नहीं नहीं दीदी, आप चलो ना प्लीज मेरे साथ, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मेरी एक साड़ी सूख रही थी, वही लानी है। प्लीज आप चलिए ना ऊपर मेरे साथ। ओफो, चल। प्रज्ञा शिवानी को बहाने से छत पर ले जाती है और वो उसके पीछे चल रही होती है। ले आ गए हम छत पर। कहाँ है भूत, दिखा, कहीं तो है नहीं। तभी प्रज्ञा चुपके से सीढ़ियों पर छुप जाती है और शिवानी छत पर अकेली रह जाती है। अरे प्रज्ञा, कहाँ चली गई? प्रज्ञा एकदम से सीढ़ियों का दरवाजा बंद कर देती है। अब शिवानी को डर लगने लगता है। मैं नीचे चली जाती हूँ। लगता है प्रज्ञा भी नीचे ही चली गई है। तभी उसके सामने एक खुले बाल सफेद साड़ी में औरत खड़ी होती है। शिवानी उस औरत को देखकर डर जाती है। हाल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, हाल तू जलाल तू आई बला को टाल तू। चुड़ैल की हंसी सुनकर शिवानी बुरी तरह डर जाती है। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। नहीं 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 नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं तेरा खून पी जाऊंगी। तभी चुड़ैल की हंसी उसकी सास की हंसी में बदल जाती है। मम्मी जी, ये तो मम्मी जी की आवाज है। शिवानी आंख खोलती है तो सामने उसकी सास चुड़ैल का मेकअप करके खड़ी होती है और प्रज्ञा और उसकी सास जोर जोर से हंस रहे होते हैं। क्यों मेरी बहादुर जेठानी जी, आप तो कहती थी कि आप किसी से नहीं डरती।
ये तुमने अच्छा नहीं किया प्रज्ञा। और सासू माँ, आप भी इसके साथ मिलकर। और नहीं तो क्या बहू, तुम अब मेरी छोटी बहू का ऐसे मजाक बनाओगी तो मुझे तो चुड़ैल बनना ही पड़ेगा ना। प्रज्ञा और उसकी सास और जोर जोर से हंसने लगते हैं और शिवानी गुस्से में नीचे चली जाती है। चाहिए दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय। इसका नाम शशि रखते हैं। क्या समधी जी, शशि लड़कियों का नाम है, क्लास के बच्चे इसे चिढ़ाएंगे ना। हाँ, शशि की जगह कोई चची, शुशी या शुशु बोलेगा तो? हाँ, इसीलिए इसका नाम गणेश रखते हैं। अरे समधी जी, बच्चे की काया तो देखो, दुबला पतला है एकदम। गणेश जी तो मजबूत कद काठी के थे। अपना बच्चा तो सिंगल हड्डी है। ये नाम जमेगा नहीं इस पर। हाँ, भैया की बेटी का नाम थोड़ा मॉडर्न रखती हैं, जैसे रॉकी। रॉकी? रॉकी तो हमारे डॉग का नाम है। अगर ऐसा ही नाम रखना है तो शेरू रख लो। आप लोग कुछ भी बोल रहे हैं। अरे कुछ भी बोलना, रॉकी बोलने से तो बेहतर ही है ना। किरण और रवि को पहला बच्चा हुआ था। दोनों के ही परिवार वाले उस बच्चे का नाम रखने के लिए पूरा जोर लगा रहे थे। 3 महीनों से ये लड़ाई चल रही थी, मगर कोई भी एक ढंग का नाम नहीं रख पाए थे। किरण और रवि इस बात से बहुत परेशान थे, लेकिन परिवार के लोगों के सामने कुछ बोलते भी नहीं थे। दामाद जी पे गया है बेटा, उनका नाम रवि है तो इसका नाम शनि रख देते हैं। शनि देव रवि, यानी सूर्य के ही तो बेटे थे ना। अरे समधन जी, आपने अकल चोर बाजार में बेच दी है क्या? शनि कैसा नाम है? ऐसे तो आप आगे आने वाले बच्चों के नाम साढ़े साती और दैया रख देंगे। हैं? अरे जबान संभाल कर बात कीजिए। और आप भी जबान संभाल कर नाम बताइए। शनि नाम रखोगी तो कोई भी इस पर तेल डालकर चला जाएगा। किरण के सब्र का बांध टूट रहा था। बच्चे पे पहला हक उसकी माँ का होना चाहिए, है कि नहीं? नाम मुझे रखना था, लेकिन सब लोग मिलकर नाम रखना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि सब लोग लूडो खेल रहे हैं। कौन पहले नाम रखेगा बच्चे का? बात तो सही कह रही हो तुम, लेकिन तुमने क्या नाम सोचा है किरण? टाइगर। अरे यार किरण, माना कि तुमको टाइगर श्रॉफ पसंद है, पर बच्चे का नाम थोड़ी ना रख देंगे। ऐसे तो मुझे मोगेम्बो पसंद है, तो क्या बच्चे का नाम मोगेम्बो रख दूंगा? हाँ हाँ, मोगेम्बो नाम ही रख देते हैं। देखो तो, सुन के मोगेम्बो खुश भी हो गया। अरे मजाक छोड़ो। देखो, मैं पंडित को बुला रहा हूँ, सबको इकट्ठा करके एक नाम डिसाइड कर लेंगे, ठीक है? पंडित जी घर आते हैं और उनके साथ सब बच्चे का नाम रखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। पंडित जी, वैसे तो नाम हम सोच चुके हैं, लेकिन आप भी कोशिश कर ही लीजिए। नाम तो हम भी सोच चुके हैं, दिग्विजय नाम रखेंगे। ऐसा नाम रखो जो मुंह में ना अटक जाए। कोई ऐसा नाम हो जो झट से मुंह से निकले। तो ऐसा करते हैं, दांत नाम रख देते हैं, जल्दी से मुंह से निकलेगा ना। चुप हो जाओ बेटा, मुंह से दूध जैसी बातें नहीं निकाल सकते तो कम से कम गोबर जैसी बातें भी मत निकाला करो। यजमान, लड़िए मत, काम खत्म करना है और मुझे और भी दान लेने मेरा मतलब है नाम रखने जाना है। अभी सुबह से एक बच्चे का नाम मुन्नी रख कर आया हूँ। हैं? अरे पंडित जी, ये तो नाम ही बदनाम है। ऐसा नाम रखते हैं, अगर आप तो रहने ही दीजिए।
अरे नहीं नहीं, उनका बजट कम था, बजट बढ़ता तो नाम भी बड़ा रख देता। यार विकी नाम रख देते हैं ना। अरे यार, आप ये रॉकी, विकी, आलू टिक्की, काजू चिकी जैसे नाम क्यों रखना चाहती हो इसका? ये बच्चा है, कोई खाने की चीज थोड़ी ना है। हम इस बच्चे का नाम मनहूस रख देते हैं। अरे क्यों? इसके आते ही कितनी लड़ाइयां हो रही हैं घर में। चुप रहो बहू, बच्चे के लिए गुस्से में कुछ भी मत बोला करो। आप मेरी बेटी से अच्छे से बात कीजिए। हाँ 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 करती हूँ। श्री श्री 1008 बहु देवी जी, कृपया करके क्रोधित होकर शिशु के बारे में बुरे शब्दों के प्रयोग से बचें। अरे मेरी लड़की को ताने मत मारिए आप। तो फिर कोई गाना ही मार दूं? बताइए कौन सा गाना मारूं? कुछ कुछ होता है या फिर दिल तो पागल है? आपसे तो मुंह मिलाना ही बेवकूफी है। सब लोग नाम को लेकर बहस करने लगते हैं। इस शोर शराबे से परेशान पंडित जी बोल पड़ते हैं। लड़के का नाम रखने में मत होइए परेशान, मेरे पास है इसका एक समाधान। ना लड़के वालों की ना लड़की वालों की मर्जी चलेगी। नाम बच्चे का वही होगा जो पहला शब्द उसकी जुबान बोलेगी। सब पंडित जी के इस उपाय को मान लेते हैं और सब बच्चे के आसपास खड़े होकर बोलने का इंतजार करते हैं। बच्चा थोड़ी देर में बोल उठता है। माँ, माँ। मामा बोला, मामा बोला। तो क्या इसका नाम मामा ही रख दे? बात तो यही हुई थी कि जो पहली बात बच्चे के मुंह से निकलेगी वही रख देंगे। बस पंडित जी ने बच्चे का नाम मामा रख के सबको मामू बना दिया। उस दिन के बाद से उस बच्चे का नाम पड़ गया मामा शर्मा। सब इस नाम पे बहुत पछताए, लेकिन अब पछताए क्या हो जब नाम पड़ गया मामा। शिक्षा, कोई भी जरूरी काम शांति से मिलकर करना चाहिए, वरना अनचाहे परिणाम के साथ समझौता करना पड़ता है। कंचन के बेटे ऋषि की शादी कहीं नहीं हो रही थी। एक तो ऋषि मोटा, ऊपर से कमाई भी कोई खास नहीं, लेकिन कंचन को तो शौक था मॉडर्न बहू लाने का, और उसे एक दिन ऐसी लड़की मिल भी जाती है। हमें तो आपका ऋषि बहुत पसंद है, लेकिन मैं आपको साफ साफ बता देती हूँ, मेरी बेटी के शौक थोड़े से अलग है बहन जी। अरे बहन, हमें सब पसंद है। आपकी प्रियंका जैसी लड़की की तलाश मुझे कब से थी। जींस पहनकर अंग्रेजी में गिटर पिटर बोला करे। अरे बहन जरा सुन तो लो, मेरी बेटी के शौक क्या क्या है। अरे नहीं नहीं बहन, बस लड़की को देख लिया तो सब कुछ देख लिया। आप ना शादी की तैयारी करो, और वो जरा सामान की लिस्ट भी दी है ना मैंने। हाँ बहन जी, सारा सामान शादी से एक दिन पहले ही आपके दरवाजे आ जाएगा। मजा आ गया, मजा आ गया। अब तो बस आप शादी की तैयारी करो। प्रियंका के माता पिता के जाने के बाद कंचन का पति उससे कहता है, अरे भाग्यवान, तुम तो कुछ ज्यादा ही जल्दी दिखा रही थी शादी की। अरे बोलने तो देती, लड़की की माँ क्या बोलना चाह रही थी। अरे आप चुप रहिए जी, कुछ पता भी है आपको, बस मुफ्त में बोले जा रहे हैं। मेरी दोस्त शशि की बहू देखी, लंबी पतली और पढ़ी लिखी, हजारों में कमाई और संस्कारी भी। अरे पर जब वो मेरी बहू देखेगी तो जल भुन जाएगी। लेकिन तुम तो शादी ऋषि के लिए कर रही हो ना, या शशि के लिए? तुम्हारा लड़का कुछ कमाता भी नहीं है और शरीर भी भगवान की दुआ से फूलता ही जा रहा है। फिर बोले आप हैं? फिर बोले आप? मैंने कहा ना, प्रियंका जैसी जींस पहनकर अंग्रेजी झाड़ने वाली बहू किस्मत वालों को ही मिलती है। चुप रहिए आप।
पति के लाख कहने पर भी कंचन ऋषि की शादी प्रियंका से करवा देती है। लेकिन प्रियंका जैसे ही घर में आती है वैसे ही जोर जोर से चिल्लाकर नाचने लगती है। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, अरे नाचो मां नाचो। आज मेरे यार की शादी है। कंचन, उसका पति और ऋषि ये देखकर हैरान रह जाते हैं। लग रहा है बहू को शादी की बड़ी खुशी है। हाँ हाँ, बहू क्यों नहीं, हम भी नाचेंगे। अरे नाचो नाचो जी, मुंह क्या देख रहे हो, चलो चलो नाचो, बहू कह रही है। कंचन ये कहकर प्रियंका के साथ नाचने लगती है। ऋषि और उसके पिता वहां से चले जाते हैं। अगले दिन कंचन अपनी सहेलियों को प्रियंका से मिलवाने के लिए घर बुलाती है, जहाँ शशि भी आती है। अरे शशि, कैसी हो? मैं ना तुम्हें प्रियंका से मिलवाती हूँ। अरे सच में बहुत ही एडवांस सोच की लड़की है, कितने मॉडर्न ख्यालात है उसके, पता है तुम्हें? अरे हाँ कंचन, जरूर। बच्चों की शादी अच्छी ही होनी चाहिए। और वैसे भी तुझे तो शुरू से ही ऊंचे ख्याल की बहू चाहिए थी। तभी कंचन की सहेली कहती है, अरे कंचन बुलाओ ना प्रियंका को, हम भी मिल ले। अरे बहू प्रियंका, जरा बाहर तो आना। कई बार आवाज देने के बाद भी प्रियंका बाहर नहीं आती है तो कंचन को बुरा लग जाता है। वो उसे लेकर बाहर आती है, लेकिन ये क्या, प्रियंका लड़खड़ाती हुई बाहर आती है और उसके हाथ में शराब की बोतल होती है। हालांकि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है और ये हमारी किडनी के लिए बहुत ही खतरनाक है, लेकिन कंचन की बहू प्रियंका पूरे नशे में होती है। अरे इतने सारे लोग। ये कहकर वो शशि के पास जाती है। आंटी जी, पत्ते खेलेंगी, पत्ते। अरे दूर हो, दूर हो, तुम्हारे मुंह से तो शराब की बदबू आ रही है। अरे कंचन, माना तुम्हें मॉडर्न बहू चाहिए, लेकिन आधुनिकता का मतलब ये तो नहीं ना। बुरा ना मानना कंचन, तुम्हें पता था कि तुम्हारे बेटे की कमाई और शरीर दोनों ही ठीक नहीं है, तो तुम्हें उसी हिसाब की लड़की से शादी करवानी चाहिए थी। ऐसा कहकर सभी औरतें वहां से चली जाती है। तभी प्रियंका की माँ कंचन के घर आती है। अरे बहन जी, बड़ी चालाक निकली आप तो। बिना बताए अपनी पियक्कड़ बेटी मेरे लायक बेटे के गले में बांध दी। आय हाय, बड़ी आई बिना बताए। उस दिन जब मैं ये बात बता रही थी तो तुम तो सुनने को भी तैयार नहीं थी। अब भुगतो तुम। ये कहकर वो वहां से वापस चली जाती है। सबके जाने के बाद कंचन अपना सर पकड़ लेती है। हाय रे, आधुनिकता की अंधी दाड़ में मैं अपनी संस्कृति ही भूल बैठी थी। अब तो राम ही बचाए मुझे। चाहिए। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय। नई नई शादी करके आई थी पूर्णिमा। उसके पति प्रकाश को हर बात के बाद अरे मजाक कर रहा था बोलने की आदत थी। एक दिन पूर्णिमा चाय बना रही होती है। सुनो ना, ये मसाला चाय में सच में अगर मिर्ची, नमक, प्याज, लहसुन वगैरह का पेस्ट मिला दे तो चाय मसालेदार हो जाएगी ना। अरे आप कुछ भी मत बोलिए। अरे मजाक कर रहा था। प्रकाश कभी कभी मजाक करता था, लेकिन कई बार उसका मजाक ऐसी बात के साथ आता जिसको सुनने के बाद किसी को मजा तो नहीं पर गुस्सा जरूर आ जाता। जैसे एक दिन प्रकाश ऑफिस जाते हुए हड़बड़ी में कहता है, अरे मेरे मोजे कहाँ मौज मार रहे हैं? अभी लाई। पूर्णिमा प्रकाश को मोजे लाकर दे देती है। अरे मेरी फाइल कहाँ है? मैं लेट हो रहा हूँ। रुकिए, अभी लाई। फाइल भी आ जाती है। अरे वो टिफिन तो ला दो, कितना लेट करवाओगी?
एक तो सामान इधर उधर पटक देते हो, मुझे ढूंढ के लाना पड़ता है, फिर मुझे कहते हो कि लेट हो रहा हूँ। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ ना। 8 हाथ नहीं है मेरे, 2 ही है। ऑक्टोपस दिख रही हूँ क्या? हाँ हाँ ठीक है, जाओ जल्दी से टिफिन लेकर आओ। 2 हाथ तो है ना, उन्हीं का ठीक से इस्तेमाल कर लोगी तो लेट नहीं होऊंगा मैं। पूर्णिमा टिफिन लेकर आ जाती है। वैसे तुम थक जाती होगी ना इतना सब काम करके। हाँ, और नहीं तो क्या। तो मैं कुछ इंतजाम कर लेता हूँ। काम वाली लाओगे क्या? अरे नहीं नहीं, दूसरी शादी कर लूंगा। 2 पत्नी होंगी तो काम आसानी से हो जाएगा ना। क्या? अरे मजाक कर रहा था। प्रकाश तो मैं मजाक कर रहा था कहकर वहां से चला जाता है। लेकिन पूर्णिमा के मन से प्रकाश की 2 शादी वाली बात का दुख पूरे दिन नहीं जाता। शाम को प्रकाश ऑफिस से लेट वापस आता है। हाथ मुंह धोऊंगा, टॉवेल लगा देना, फिर खाना खाऊंगा, खाना भी लगा देना। देखो लेट मत करना। सब काम आराम से ही होंगे। आप भी तो लेट आए हो ना ऑफिस से। अरे यार, मैं काम कर रहा था ऑफिस में, तुम क्या कर रही हो? घर में जो खाना, साफ सफाई ये सब होता है ना, इसको भी काम ही कहते हैं वैसे। अरे ठीक है ठीक है, मैं ही कुछ करता हूँ तुम्हारी मदद के लिए। ऑफिस से आकर मेरा हाथ बटाओगे घर के काम में? अरे नहीं, दूसरी शादी कर लूंगा ताकि सफाई तुम कर लो और खाना दूसरी बीवी बना ले। प्रकाश, तुम ना थोड़ा सोच समझ के बोला करो। अरे मजाक कर रहा था यार। प्रकाश और पूर्णिमा साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। प्रकाश अपनी धुन में खाना खा रहा होता है, जबकि पूर्णिमा इस बात को लेकर उदास है कि प्रकाश हमेशा कोई दुखी कर देने वाली बात ही बोल देता है और उसके बाद मजाक कर रहा था कह के खुद को बचा लेता है। रात को सोते वक्त पूर्णिमा ने सोच लिया था कि प्रकाश से इस बारे में बात करनी ही पड़ेगी। अगली सुबह भी प्रकाश ने ये लाओ वो लाओ का तांडव शुरू कर दिया। अरे काले वाले जूते कहाँ हैं? बेड के नीचे। अरे टिफिन तो लाओ जरा। ले आऊंगी, पर पहले कुछ बात करनी है। क्या बात क्या बात क्या बात क्या बात करनी है तुमको? ये जो रोज दूसरी शादी करने की बात करते रहते हो ना आप, मेरा मन दुखी हो जाता है। मत बोलिए ना ऐसी बात। अरे पगली, पहले क्यों नहीं बताया? मैं इसका समाधान कर दूंगा। अब बोलना छोड़ दोगे ना? अरे नहीं, दूसरी शादी कर लूंगा ताकि उसको तो बोल पाऊं। उफ़, तुम कभी नहीं सुधरोगे। मजाक कर रहा था। पूर्णिमा की बात को प्रकाश हंसी में उड़ा देता है। पूर्णिमा बहुत भारी मन से टिफिन लेकर आती है। ये लीजिए टिफिन। अरे मैं तो भूल ही गया, आज मेरे बॉस के बेटे की बर्थडे पार्टी है, तुमको भी बुलाया है, रात को तैयार रहना। रात को पूर्णिमा और प्रकाश बॉस के बेटे की बर्थडे पार्टी में पहुंच जाते हैं। वहां प्रकाश के ऑफिस के और भी लोग हैं जिनको पूर्णिमा पहले से जानती है। केक कटता है, लोग खाना खा रहे होते हैं। वहीं पूर्णिमा और प्रकाश ऑफिस के लोगों के साथ बैठे बात कर रहे होते हैं। मेरे हस्बैंड तो खुद काम भी करते हैं और बच्चों को भी संभाल लेते हैं। हाँ भाई, अरे घर के थोड़े बहुत काम तो करने ही होते हैं ना। मेरी पत्नी भी अकेले सब कब तक करेगी? मैं तो सिर्फ ऑफिस का ही काम करता हूँ, घर का सब काम तो पूर्णिमा ही करती है। पूर्णिमा, तुम अकेले सब कैसे कर पाती हो? नहीं जी, बहुत थक जाती हूँ वैसे। तो प्रकाश से हेल्प ले लिया करो ना। अरे बोला तो है इनको, पर इन्हें लगता है कि ऑफिस का काम ही सब कुछ है, तो मैंने भी एक समाधान सोच लिया है। अच्छा, क्या पूर्णिमा, घर में काम वाली बाई रखोगी क्या? अरे नहीं, दूसरी शादी करूंगी ताकि एक हस्बैंड ऑफिस का काम कर ले और एक मेरे घर में मदद कर ले। पूर्णिमा की बात सुनते ही सब कुछ सांप सूख जाता है और प्रकाश के मुंह से तो केक का टुकड़ा गिर जाता है। अरे क्या बोल रही हो? कुछ पता भी है क्या? अरे मजाक कर रही थी, वैसे ही जैसे तुम करते हो। प्रकाश का मुंह
खुला का खुला रह जाता है और उनकी आंखें भी खुल जाती है। प्रकाश समझ जाता है कि हर बात के पीछे अरे मजाक कर रहा था बोलने से वो बात मजाक नहीं हो जाती। चाहिए। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय। किशन और मोहन दो जिगरी दोस्त थे। दोनों ही साथ पले बड़े और साथ ही पढ़ाई लिखाई भी की, लेकिन स्कूल के बाद दोनों अलग हो जाते हैं। मोहन, हम दोनों आज अलग हो रहे हैं, लेकिन आज से ठीक 20 साल बाद इसी चौराहे पर मिलेंगे। दोनों एक दूसरे से वादा करके अलग हो जाते हैं। किशन दूसरे शहर में आगे की पढ़ाई करने चला जाता है, तो मोहन अपने पिता के साथ उनकी दुकान में हाथ बटाने लगता है। पिताजी, मैं भी किशन की तरह दूसरे शहर में पढ़ने जाना चाहता हूँ। उसके पिता एक शराबी इंसान थे। अरे बेटा, तू क्या करेगा शहर जाकर? अरे पढ़ाई करने के बाद किसी के ऑफिस में नौकरी है ना। अरे वो तुझसे ढेर सारा काम करवाएगा और बदले में 4 अठन्नी पकड़ा देगा। तू तो राजा है राजा, अपनी दुकान में बैठ बच्चा। पर पिताजी, ये गल्ला तोलना मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे इसी गल्ले को तोल तोल कर तो मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया, और आज तुझे ये गल्ला तोलना अच्छा नहीं लगता। ये बोलकर वो मोहन को एक जोर का थप्पड़ लगा देते हैं। मोहन को थप्पड़ से गुस्सा आ जाता है और वो घर छोड़कर चला जाता है। 1-2 दिन भूखा रहने के बाद मोहन को पिता की बात याद आती है। ऐसा कौन सा काम है जिसमें खुद के लिए मेहनत करना और ज्यादा से ज्यादा पैसा हो? वो सोच में पड़ जाता है कि तभी उसे घोड़ों की आवाज आती है। वो एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और जहां देखता है कि डाकू कैसे एक चादर फैलाते हैं और उसमें ढेर सारे सोने के गहने डाल देते हैं। डाकुओं का सरदार बोलता है, चलो, एक दिन मेहनत की, अब बाकी के महीने राजा बनकर गुजारेंगे। सारे जोर जोर से हंसकर वहां से निकल जाते हैं। अरे वाह, ये तो सच में बड़ा ही अच्छा बिजनेस है। फिर क्या था, मोहन ने छोटी मोटी चोरी का काम शुरू कर दिया। कभी किसी की चेन खींच लेता तो कभी किसी की पॉकेट मार लेता। उसे इस काम में मजा आने लगा। वाह, ये तो अच्छा काम है। पिताजी ठीक कहते थे, कुछ नहीं रखा पढ़ाई लिखाई में, सारा वक्त पढ़ो, फिर किसी और के लिए काम करो, और महीने के अंत में वो पकड़ा देगा 4 अठन्नी। ना बाबा ना। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और मोहन जाना माना चोर बन जाता है। लोग उसके नाम से कांपते और कोई भी पुलिस वाला उसे पकड़ ही नहीं पाता। सभी उसका चेहरा पहचानते, लेकिन वो कहाँ रहता है ये किसी को पता न था। फिर एक दिन वो भी आ जाता है जब मोहन को किशन से मिलने का दिन याद आता है। ओह, 20 साल बाद आज ही का दिन है जब मुझे अपने यार किशन से मिलना है। और फिर वो उस शहर में जाता है और चौराहे में खड़ा हो जाता है। काफी समय तक वो अपने दोस्त का इंतजार करता रहता है, लेकिन वो नहीं आता। मैं भी पागल हूँ, किसे 20 साल पहले की बात याद होगी। कुछ देर इंतजार करने के बाद वो वहां से जाने लगता है कि तभी सामने 2 पुलिस वाले आ जाते हैं और उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। मोहन को आश्चर्य होता है कि उन लोगों को मोहन का पता कैसे चला। अब सुनो, तुम लोगों ने अब मुझे पकड़ ही लिया है, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम लोगों को ये कैसे पता चला कि मैं यहाँ आने वाला हूँ? उसमें से एक पुलिस वाला मोहन को एक लेटर देता है। मोहन लेटर खोलता है जिसमें लिखा होता है, मेरे जिगरी दोस्त मोहन, मैं जानता था आज दुनिया यहाँ के वहाँ क्यों ना हो जाए, तुम यहाँ मुझसे मिलने जरूर आओगे। आज मन था कि मैं तुम्हें गले लगा लूं, लेकिन फर्ज की दीवार सामने आ गई।
20 साल बाद तुम एक मुजरिम के रूप में मेरे सामने खड़े थे। माफ करना दोस्त, देश के प्रति मेरा फर्ज मेरी दोस्ती के आगे छोटा पड़ गया। मोहन की आंखों में अब आंसू थे। वो चुपचाप वहां हाथों में हथकड़ी बांधे चला जाता है। नौकरानी एक घर के लिए कितनी जरूरी होती है, आइए देखते हैं। अरे बहू, ये देख, सारा साबुन बर्तन में रह गया। ये नौकरानी कोई काम नहीं करती, गंदा काम करके चली जाती है और ढेर सारा पैसा ले जाती है। अरे मम्मी जी, उसने तो साफ किया ही था। मेरे ही हाथ से इस ग्लास में सर्फ गिर गया था। अरे बस कर झूठी, उसे बचाने के लिए सारी जुगत लगा ले, लेकिन मैं तो इसे निकाल कर ही रहूंगी। हमारे जमाने में ना कोई नौकरानी थी और ना ही ये चिकने बर्तन। चूल्हे के जले बर्तनों को राख रगड़ कर साफ किया करती थी मैं। अरे माँ जी, मैं कहाँ बचा रही हूँ उसे। और वैसे भी आजकल नौकरानी जरूरत नहीं, स्टेटस सिंबल बन गया है। अब आप बताओ, मैं मुन्ना को नीचे घुमाने ले जाऊं तो लोगों से क्या बोलूं? झाड़ू पोछा खुद लगा रही हूँ। लोग सीधा यही पूछते हैं कि कौन सी नौकरानी काम कर रही है तेरे घर पर। अरे बस कर, ये भी कोई बात होती है? मम्मी जी, आप नहीं समझेंगी। शाम को नौकरानी घर आकर काम कर ही रही होती है कि सास को कहती है, माँ जी एक बात बोलूं, बुरा न मानना। अरे वैसे तो मुझे तेरी शक्ल ही पसंद नहीं है, बात क्या खाक पसंद आएगी। अरे माँ जी, सुन तो लीजिए क्या कह रही है। तो मैंने कौन सा उसका मुंह पकड़ लिया है? अरे माँ जी, वो लाल साड़ी पहनती हो ना, ना पहना करो। सास का गुस्सा अब तो 7वें आसमान पर होता है। अरे वाह जी वाह, क्यों ना पहना करूं? और तू होती कौन है ये बताने वाली कि मैं क्या पहनूं क्या ना पहनूं? अरे माँ जी, पूरी बात तो सुन लो, वो बोलना क्या चाह रही है। अरे बुरा न मानो आंटी जी। अरे कौन है आंटी? अपनी उम्र देखी है तूने? 2-4 साल ही छोटी होगी मुझसे और मुझे आंटी बोल रही है। बहू सर पर हाथ रख लेती है। अरे अच्छी खासी उम्र दराज हो और आंटी ना बोलूं? मैं तुम्हारी बहू से भी 4 साल छोटी हूं। क्यों दीदी? बोलती भी क्या, एक तरफ सास यानी पति की माँ, तो दूसरी तरफ नौकरानी जिसके बिना घर का काम नहीं चल सकता। वो दरअसल माँ जी की शादी भी बहुत जल्दी हो गई थी ना। अच्छा ये झगड़ा छोड़ो, ये बताओ तुम माँ जी को लाल साड़ी पहनने से क्यों मना कर रही हो? वो ना, इनकी उम्र की सारी औरतें सोसाइटी में इनके लिए बात करती हैं कि तुम्हारी सास बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम है। बहू को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। अरे वाह वाह, कौन बोलता है जी? खुद क्या है यहाँ की औरतें, बाल सफेद लेकिन टाइट जींस और कोई कुछ भी पहने। अरे पहनना हमारा निजी हक है, किसी को कुछ हक नहीं बनता कि वो मेरी सास के लिए कुछ बोले। मैं आज ही जाकर माँ जी के लिए लाल जींस लेकर आऊंगी, फिर देखो कोई क्या बोलता है। अरे चुप लाल जींस। अरे सुन नौकरानी की बच्ची, जाकर बोल दे उन लोगों से कि उन लोगों की तरह मैं उड़ती नहीं फिरती हूं घर बार छोड़कर। अपने बच्चों और नाती पोतों में मन लगाती हूं, ना कि सारा दिन ताश के पत्तों में आंख गड़ाकर 3 पत्ती खेलूं। नौकरानी वहां से चली जाती है। वैसे बहू, नौकरानी के क्या फायदे हैं ये तो पता नहीं, लेकिन सबसे अच्छा तो ये कि पता चल जाता है कि कौन किसके लिए क्या बोल रहा है। सोसाइटी में तेरा नौकरानी रखने का इरादा बिल्कुल ठीक था। अगले दिन उन लोगों के घर की बेल बजती है। बहू दरवाजा खोलती है कि सामने कुछ औरतें खड़ी होती हैं। अरे बहू, कहाँ है तेरी सास? बुला जरा। अरे बहन जी, आप सारी एक साथ आइए आइए, कैसे आना हुआ? अरे 3 पत्ते खेलने आई हैं, क्यों खेलोगी? क्यों नहीं, वैसे भी बड़े दिन हो गए, एंटरटेनमेंट हुआ नहीं। बहू जा जाकर पकोड़े तो बना ला। अरे बस करिए, आगे कुछ पीछे कुछ।
वैसे तो कहती हैं कि परिवार पर ध्यान देती हैं, हमारी तरह तीन पत्तियां नहीं खेलती। हमने कौन सा परिवार छोड़ दिया? सास सक पका जाती है। अब ये किसने कहा? मैं तो कहती हूँ कि मैं भी थोड़ा बाहर निकलूं। आपने ही तो कमला नौकरानी से ये सारी बात की थी। सास और बहू को अब सारी कहानी समझ आ जाती है कि सोसाइटी की औरतें क्यों भड़क रही हैं। माफ करिए आंटी, मैं छोटी हूँ, लेकिन फिर भी पहले तो आप लोगों ने माँ की लाल साड़ी का मजाक उड़ाया था ना। हाँ, उड़ाया था, लेकिन उससे पहले तो तुम लोगों ने हमारी जीन्स के बारे में बात की थी। अरे क्यों ना पहने हम जीन्स, तुम्हारे पैसों की थोड़ी ना है। सास और बहू सर पकड़कर बैठ जाती है। देखा बहू, ये खेल कर गई तेरी नौकरानी। यहाँ की बात वहां तो वहां की बात यहाँ। दोनों किसी तरह औरतों को समझा बुझाकर घर भेजती है और कसम खाती है कि नौकरानी को नौकरानी ही रहने देंगी। दिव्या को देखने लड़के वाले आए हैं, लेकिन उनकी बातों से लग रहा है कि वो लंबी लंबी फेंक रहे हैं। हमारे यहाँ 5 कार हैं, 7 बाइक्स हैं, फिर भी हम बस से आए हैं। वो क्या है ना कि हमें दिखावे का बिल्कुल शौक नहीं है। बड़ा नेक ख्याल है बेटा। लेकिन खुद की गाड़ी में बैठना दिखावा थोड़ी ना होता है। अरे हम दिल्ली से आए हैं, वहाँ पोल्यूशन बहुत है ना, तो हम गाड़ी में नहीं निकलते हैं। हाँ, ये उससे भी बड़ा नेक ख्याल है बेटा। लेकिन अगर आपको पोल्यूशन की इतनी चिंता है तो घर में 5 कार और 7 बाइक क्यों रखी है? अरे इतने पैसे हैं, फुर्सत में क्या करेंगे, कुछ ना कुछ खरीद लेते हैं। अभी पिछले ही हफ्ते एक हेलीकॉप्टर खरीदने का सोच रहा था। तो क्यों नहीं खरीदा? अरे उसके पंखे हवा ज्यादा देते हैं, हमारी माँ को ठंड बहुत लगती है ना, अब बुजुर्गों का ध्यान रखना पड़ता है ना। अरे वाह वाह, ये तो बहुत बड़ा ऊंचा और नेक ख्याल है। हम कैसे मान ले कि ये लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं? अरे हमारा परिवार झूठ नहीं बोलता। दिल्ली शहर में किसी से भी पूछ लीजिएगा, हमारे बेटे का बड़े लोगों में उठना बैठना है। हाँ। अरे छोटो चुप रह, इतने बड़े लोग हैं, झूठ क्यों बोलेंगे? हमारी फैक्ट्री है, और ऐसी फैक्ट्री कि यहाँ ग्राहक आया, इधर सामान बनाया जल्दी जल्दी, और हम हर काम ना जल्दी करते हैं। हाँ वही तो, तब जल्दी जल्दी अपनी बेटी का हाथ हमारे बेटे के हाथ में दे दीजिए। दिव्या के पिताजी दिव्या के भाई छोटू की एक भी बात न मानते हुए दिव्या की शादी दिल्ली के इस फेंकू परिवार में करवा देते हैं। जब दिव्या ससुराल पहुंचती है तब आपकी कार्स और बाइक्स कहाँ है? मुझे बाहर जाना था किसी काम से। कार और बाइक्स? कौन सी कार और बाइक्स? अरे जब आप मुझे देखने आए थे तो कहा था ना कि आपके यहाँ 5 कार्स हैं और 7 बाइक्स हैं। हाँ हाँ उस दिन थी, आज नहीं है। है? आज कहाँ गई? अरे जिनकी थी वो ले गए। मतलब वो आपकी नहीं थी? आपने तो कहा था हमारे घर पर है। हाँ घर पर थी, बाबूजी का एक पार्ट टाइम काम है कार और बाइक धोने का। उस दिन घर पे 5 कार और 7 बाइक्स थी तो बोल दिया था। अरे झूठ थोड़ी ना बोला है, जैसा था वैसा बोल दिया। और वो हेलीकॉप्टर खरीदने वाली बात, वो झूठ थी क्या? अरे बिल्कुल नहीं, शहर में एक नई कंपनी आई है पंखे की, जिसके पंखे बड़े हैं। कंपनी का नाम हेलीकॉप्टर रखा है। जब लेने गए तो हवा बहुत तेज फेंक रहा था, तो माँ ने बोला ठंडी लगेगी बेटा। वैसे भी दिल्ली में ठंड ज्यादा होती है ना। झूठ कहाँ बोला मैंने, जैसा था वैसा बोल दिया। हे भगवान, और वो फैक्ट्री वाली बात, इधर ग्राहक आया उधर सामान तैयार। अरे वो भी तो बिल्कुल सही है। मेरा ना पानी पूरी का ठेला है, इधर ग्राहक आता है
उधर पानी पूरी बना देता हूँ। अरे झूठ कहा बोला, जैसा था वैसा बोल दिया। हे राम, मेरे तो कर्म फूट गए। आपने तो कहा था कि आप लोगों का बड़े लोगों में उठना बैठना है। अरे है तो, पहले मैं बहुत बड़े लोगों के यहाँ नौकर था। जब भी कोई गलती करता तो वो मुझसे उठक बैठक लगवा देते। हो गया ना बड़े लोगों में उठना बैठना। दिव्या अपने साथ हुए धोखे पर रोने लगती है और ठान लेती है कि वो ससुराल वालों को लाइन पर लाकर ही रहेगी और उनकी ये झूठ बोलने वाली आदत छुड़वा कर रहेगी। आप लोग खाने में क्या लेंगे? करेला खा लूंगा। अरे मुझे तो टिंडे खाने हैं। कद्दू खाऊंगा। अच्छी बात है, खाने के टेबल पर मिलते हैं। शाम को जब सब खाने के टेबल पर मिलते हैं तो सब देखते हैं कि टेबल पर प्लेट्स में एक पूरा और कच्चा कद्दू रखा है, कच्चा करेला रखा है और कच्चे टिंडे भी रखे हैं। बहू, ये सब क्या है? ससुर जी के लिए करेले, आपके लिए टिंडे और श्रवण जी के लिए कद्दू। अरे वो तो दिख रहा है, लेकिन ये पकाया क्यों नहीं है? आप लोगों ने पकाने को तो नहीं कहा था, बस मैंने पूछा था क्या खाएंगे तो आपने ये कहा था कि करेले, टिंडे और कद्दू खाने वाले हैं। ये क्या मजाक है दिव्या, तुम झूठ बोल रही हो। अरे मजाक कहा है, आपने कहा कद्दू खाएंगे तो खाइए, ऐसे थोड़ी ना कहा था कि पका हुआ खाएंगे। और वो आप क्या कहते हैं, जैसा था वैसा बोल दिया। झूठ कहाँ बोला मैंने? दिव्या की बात सुनकर समझकर सब शर्मिंदा हो जाते हैं और उन्हें अपने किए और झूठ बोलने की आदत पर पछतावा होता है। दिव्या समझदारी दिखाते हुए उन्हें सच के रास्ते पर चलने और किसी से मजाक में भी झूठ ना बोलने की सीख देती है और उनके काम में मदद करके उनके काम को और बड़ा बनाने में मदद करने लग जाती है। तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला। हॉरर कहानियां थी। अगली मौत किसकी? संजीव अपने दोस्तों राघव और प्रतीक के साथ बियर बार में बैठकर बियर पी रहा था। संजीव आज बहुत खुश लग रहा था। अरे यार, आज की पार्टी में तो मजा आ गया। तुम दोनों दोस्तों के साथ तो मेरी जिंदगी इतनी अच्छी है कि क्या बताऊं कितनी अच्छी है। अरे भाई, अब दोस्ती की है तो जीना मरना सब साथ में। हाँ अरे अरे यार सुनो, जल्दी से एक बियर और ऑर्डर करते हैं ना, एक आखिरी, और उसके बाद ये जश्न यहीं खत्म हो जाएगा। अरे हाँ हाँ क्यों नहीं। वेटर, जल्दी से 2 बियर की बोतल लेकर आओ, आज मेरे दोस्तों को जश्न मनाना है। क्यों? इतने में वहां पर एक बहुत सुंदर लड़की छोटे छोटे कपड़े पहनकर हाथ में बियर की बोतल लेकर उसके पास आती है। ये लीजिए, आपने बियर ऑर्डर की थी ना, मैं लेकर आ गई। क्या बात है यार, इस बार की वेटर तो बड़ी सुंदर है। अब बियर लेकर आई हो तो अपने हाथों से ही पिला दो ना। हाँ हाँ क्यों नहीं, जैसा आप बोलोगे मैं वैसा ही करूंगी। क्या बात है यार, अब तो लगता है रोज यहीं आना पड़ेगा। उसके बाद वो लड़की उन तीनों को बियर सर्व कर देती है। पार्टी करने के बाद वो तीनों अपने अपने घर जाते हैं। प्रतीक संजीव और राघव को उनके घर छोड़कर जैसे ही अकेला अपनी कार में आकर बैठता है तो अचानक उसे एहसास होता है जैसे उसकी कार की पीछे वाली सीट पर कोई बैठा हुआ है। वो तुरंत पीछे मुड़कर देखता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम मेरी कार में कब आई? अरे तुम तो बार में वेटर थी ना। बस ऐसे ही मेरा दिल कर रहा था आपके साथ आपके घर चलने का, इसलिए मैं आपके साथ चली आई। अरे लेकिन तुम मेरी कार में आई कब? अभी कुछ देर पहले तो यहाँ पर मेरे दोस्त बैठे हुए थे। प्रतीक के इतना बोलते ही उस लड़के का चेहरा खतरनाक तरीके से बदल जाता है। उसकी आंखें पत्थर की तरह सफेद और पूरे शरीर पर नीली नीली नसें उभर आती है। गाड़ी चलाओ।
पूरी स्पीड में चलाओ, और अगर तुमने गाड़ी रोकने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। डर की वजह से प्रतीक के पसीने छूटने लगते हैं। उसका शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। प्रतीक बिना कुछ सोचे समझे कार को फुल स्पीड से चलाना शुरू करता है। चलते चलते वो शहर से दूर एक पहाड़ी पर पहुंच जाता है और सामने अब सिर्फ पहाड़ी का किनारा दिख रहा है, जिसे देख प्रतीक घबराकर अचानक से कार को ब्रेक लगाता है। देखो 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 देखो, मुझे छोड़ दो मुझे। अगर मैंने गाड़ी जरा सी भी आगे बढ़ाई तो हम दोनों नीचे गिरकर मर जाएंगे। ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना। अब कुछ नहीं हो सकता। छोड़ दो मुझे। नहीं प्लीज मुझे छोड़ दो। प्लीज मुझे जाने दो। छोड़ दो मुझे। गाड़ी आगे बढ़ाओ। और तभी अचानक से बिना प्रतीक के स्टार्ट किए उनकी कार आगे बढ़ती है और गहरी खाई में गिर जाती है। उसके चीखने की आवाजें चारों तरफ सुनाई देती है। तुझे मारकर मेरे कलेजे में जल रही आग को थोड़ी शांति तो मिल गई, लेकिन अभी ये कहानी खत्म नहीं हुई। और फिर अगले दिन राघव और संजीव को पता चलता है कि प्रतीक की पहाड़ी से नीचे गिरकर मौत हो गई। अरे कल रात की तो बात है यार, हम सब बैठकर पार्टी कर रहे थे, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही। राघव शहर से इतना बाहर उस पहाड़ी पर इतनी रात को क्या करने गया था? अरे यार, वही सोचकर तो मैं भी परेशान हूँ। हम दोनों को छोड़ने के बाद तो वो सीधा अपने घर जाने वाला था, और वो आत्महत्या क्यों करेगा भाई? कल रात तक वो कितना खुश था, हमारे साथ सेलिब्रेट कर रहा था। हाँ, लेकिन पुलिस ने तो यही कहा है कि प्रतीक ने अपनी कार को जानबूझकर पहाड़ी से नीचे गिरा दिया और आत्महत्या कर ली। अरे यार संजीव, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। चल ठीक है, अब मैं अपने घर जाता हूँ। ओके, बाय। राघव अपने घर में अकेला था। दोपहर का वक्त था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। कौन है? अरे एक मिनट रुको, अभी आता हूँ। राघव ने जैसे ही दरवाजा खोला उसने देखा कि सामने एक बहुत खूबसूरत लड़की खड़ी हुई है। कौन है आप, और यहाँ किससे मिलने आई हैं? देखिए ना, बाहर बारिश शुरू हो गई थी, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। आपका घर नजर आया तो सोचा कुछ हेल्प ले लेती हूँ। क्यों नहीं, आइए ना, आइए। मेरे कपड़े पूरे भीग चुके हैं, क्या आपके पास टॉवल मिलेगा प्लीज? राघव अपने बाथरूम से एक टॉवल लाकर उस लड़की को देता है। थैंक यू सो मच, अब मैं चलती हूँ। अरे इतनी क्या जल्दी है? आप चाहे तो बारिश रुकने तक यहाँ पर रुक सकती हैं। हाँ। लड़की ने पलटकर राघव की तरफ देखा। नहीं, मुझे जाना होगा, मेरा काम बाकी है। और वो वहां से चली गई। उस लड़की के जाने के बाद राघव अपने बाथरूम में नहाने के लिए गया, और जैसे ही उसने बाथरूम में देखा तो उसका टॉवल वहीं पर लटका हुआ था। उसने टॉवल हाथ में लिया तो देखा कि उसका पूरा टॉवल खून के धब्बों से सना हुआ है। अरे ये क्या? ये टॉवल तो मैंने उस लड़की को दे दिया था। ये वापस मेरे बाथरूम में कैसे आ गया? और इस पर ये खून के धब्बे कहां से आ गए? राघव ने आईने में देखा तो उसकी गर्दन पर एक बड़ा सा चाकू का कट लगा हुआ था, जिससे खून बह रहा था, जिसे देख राघव के होश उड़ गए। हाँ, अरे ये क्या? मेरी गर्दन इतनी ज्यादा कटी हुई है और मुझे दर्द भी नहीं हो रहा है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? राघव घबराकर बाथरूम से बाहर आया और अपना मोबाइल उठाकर उसने संजीव को फोन लगाया। संजीव जल्दी से मेरे पास आ जाओ। मुझे लगता है कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है, जल्दी आ जाओ। उधर से आवाज आई, लेकिन वो आवाज संजीव की नहीं बल्कि एक लड़की की थी। कुछ अजीब नहीं हुआ है, बस तुम्हारी मौत तुमसे मिलने आई थी और तुम्हें मारकर चली गई।
ऐसा नहीं हो राघव, इसलिए तुम्हें अपनी गर्दन के कटने का दर्द भी महसूस नहीं हो रहा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। कौन हो तुम? तुम्हारी मौत। अब संजीव के पास खबर पहुंचती है कि राघव ने अपने ही घर में चाकू से गर्दन काटकर आत्महत्या कर ली। ये सुनने के बाद संजीव के होश उड़ गए। वो पसीने से तरबतर हो गया और एक अनजाना डर अब उसके दिल को सताने लगा। संजीव के साथ ही उसका एक छोटा भाई राजीव भी रहा करता था। अपने भाई को इस तरह परेशान देखकर राजीव उसके पास आया। अरे भैया, क्या हुआ भैया? आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? प्रतीक और राघव की मौत, मेरा मतलब मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। अचानक से मेरे दोनों दोस्तों ने आत्महत्या क्यों कर ली? अरे वो तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है भैया। हाँ, हो सकता है कि कोई परेशानी होगी और इसीलिए उन्होंने ऐसा किया होगा। हाँ, लेकिन दोनों की जिंदगी में एक साथ परेशानी और दोनों का इतनी खतरनाक तरीके से आत्महत्या करना, कहीं ऐसा तो नहीं मैं भी मर जाऊंगा? अरे आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं भैया? वैसे ही मैं इतना परेशान हूँ। जब से अंजलि ने मेरा साथ छोड़ा है तब से सब कुछ बहुत अजीब सा हो गया है। रोज रात को डरावने सपने आते हैं। ऐसा लगता है जैसे अंजलि बार बार मेरे सपनों में आकर मुझे डराने की कोशिश करती है। अंजलि का नाम सुनते ही संजीव की आंखें फट गई और उसके गले में आवाज अटक गई। उसके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। कौन थी वो लड़की जिसने प्रतीक और राघव को आत्महत्या की आड़ में मौत के घाट उतार दिया? और कौन थी अंजलि जो बार बार राजीव के सपनों में आकर उसे डरा रही थी? अंजलि का नाम सुनकर संजीव इतना घबरा क्यों गया? इन सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए इस खतरनाक कहानी का अगला भाग। हॉरर कहानियां थी। काला जादू। अपने बेटे रिशु के माथे से टपकते हुए पसीने को देखकर सविता की हालत खराब हो गई। ऐसा आज पहली बार नहीं हुआ जब रिशु नींद से घबरा कर जागा है। हाय मेरा बच्चा, न जाने किसकी नजर लग गई है तुझे। जब से मेरे बच्चे ने 10वीं के एग्जाम में स्कूल टॉप किया है तब से रोज बुरे बुरे सपने आने लगे हैं। हाँ माँ, मैंने आज फिर से एक काले साए को देखा। वो यहीं मेरी आंखों के सामने खड़ा था। माँ मुझे बचा लो माँ। वो मुझसे कह रहा था कि मुझसे बदला लेगा। माँ कहीं ये प्रशांत? चुप कर, कैसी बात कर रहा है? दोबारा उसका नाम मत लेना। तुझे पता है ना उस प्रशांत ने आत्महत्या कर ली, तो बार बार उसका नाम मत लिया कर। मम्मी, क्या सच में प्रशांत ने आत्महत्या की थी? चुप कर, बहुत सवाल पूछता है आजकल। और फिर रात के वक्त सविता के पूरे घर में एक अजीब सा काला धुआं छाने लगा। गहरी नींद में सोई सविता की जैसे ही आंख खुली उसका दम घुटने लगा। वो दौड़कर रिशु के रूम की तरफ गई जहां उसके दरवाजे पर घूमती एक काली परछाई देख वो बुरी तरह से घबरा गई। कौन है वहाँ? कौन है? सामने आओ। ये मैं हूँ, तुम्हारी काली करतूत। और अब मैं तुम्हारे बेटे को ले जाने आया हूँ। नहीं, मेरे बच्चे को छोड़ दो प्लीज। मेरे रिशु को कुछ मत करना। वो परछाई रिशु के कमरे में घुस जाती है। सविता भी उसके पीछे पीछे दौड़कर जाती है और देखती है कि अब वो साया साफ नजर आ रहा था। वो सर से पैर तक खून में सना हुआ था और उसके शरीर के सारे अंग कटे फटे हैं।
क्या चाहिए तुम्हें? तुम जो बोलोगे मैं करूंगी, लेकिन मेरे रिशु को छोड़ दो। उस परछाई ने रीशु को गर्दन से पकड़कर दीवार के सहारे हवा में उछाल दिया। रीशु जोर जोर से चिल्लाने लगा। माँ, माँ बचाओ मुझे, बचा लो माँ, माँ ये मुझे मार डालेगा, माँ मुझे बचा लो माँ। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मुझे मार दो लेकिन मेरे बच्चे को छोड़ दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। वो परछाई रीशु को जमीन पर गिरा देती है और अचानक वहां से गायब हो जाती है। रिशु, मेरा बच्चा, तू ठीक तो है ना? कुछ बोल बेटा, क्या हुआ है तुझे? मैं ठीक हूँ माँ। क्या हुआ था यहाँ पर? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, तू परेशान मत हो। हम कल ही गांव के बाहर जो तांत्रिक महाराज रहते हैं उनके पास चलेंगे। ठीक है माँ, हम जल्द ही उनके पास चलेंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है माँ, ये बार बार मुझे डरावने सपने आना, ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है माँ? अगले दिन सविता अपने बेटे रीशु को लेकर गांव के बाहर तांत्रिक के पास जाती है। जिस जगह पर तांत्रिक रहा करता था वो जगह बहुत डरावनी थी। चारों तरफ कंकाल और खूब भूतियां नजर आ रही थी। गांव से दूर वीराने में उस जगह पर जोर से आंधी चल रही थी। रीशु ने डर कर अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया। माँ मुझे बहुत डर लग रहा है, ये कैसी जगह है? देख बेटा, हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ ये तांत्रिक महाराज ही बता सकते हैं। अब यही है जो हमें प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकते हैं। जैसे ही सविता और रीशु तांत्रिक की झोपड़ी के अंदर पहुंचे, वहां का नजारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। तांत्रिक की झोपड़ी के अंदर कई सारे लोग अपनी गर्दन घुमा घुमा कर जोर जोर से चीख रहे थे। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आई हो? महाराज, मेरे बेटे को कुछ दिनों से एक डरावनी काली परछाई नजर आती है और कल रात उसने मेरे बेटे पर हमला भी कर दिया। मम्मी हमें यहाँ से चलना चाहिए, ये जगह मुझे ठीक नहीं लगती। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। रुक जाओ, 2 मिनट के लिए रुक जाओ। क्या कहा? काली परछाई? तुम्हारे बेटे पर किसी काली परछाई ने हमला किया? हाँ महाराज, वो कह रही थी कि वो मेरे बेटे को कुछ कर देगी। कोई उपाय बताइए महाराज, मेरे बेटे के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। तुमने किसी दूसरे के साथ गलत किया है तो तुम्हारे साथ भी गलत होकर ही रहेगा। तुमने किसी की जान ली है, किसी को मार डाला है तुमने। नहीं महाराज, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने किसी की जान नहीं ली। मुझे कोई उपाय बताइए। लगता है तुम इतनी आसानी से नहीं मानोगी। मैं तुम्हें अभी उस काली परछाई से मिलवा देता हूँ और वही सारा सच तुम्हारे सामने लेकर आएगा। सविता और रीशु ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। तभी अचानक तांत्रिक की झोपड़ी में अजीबोगरीब आवाजें गूंजने लगी। सविता और रीशु बुरी तरह से कांप रहे थे। आंखें खोलो और अपने सामने देखो। क्या यही है वो जिससे तुम कल रात को मिली थी? बताओ मुझे। हाँ, इसने कल रात मेरे बेटे के ऊपर हमला किया था। ये उसी लड़के की भटकती हुई आत्मा है जिसे कुछ दिन पहले तुमने मार डाला था। मम्मी ये महाराज क्या कह रहे हैं? क्या सच में आपने किसी की जान ली है, किसी को मार डाला है? अगर हाँ तो बताइए ना मम्मी, किसको मारा है आपने, किसको? तुम्हारी माँ इतनी आसानी से सच नहीं बताएगी बेटा। इसने एक बच्चे की जान ली है। कहीं उसका नाम प्रशांत तो नहीं महाराज? वो मेरा दोस्त है, मेरा मतलब मेरा पड़ोसी है। सही पहचाना। देखा सविता, तुम्हारा खुद का बेटा भी जानता है कि तुमने किसी के प्राणों की बलि चढ़ा दी और इसीलिए अब उसकी बुरी आत्मा तुम्हारे घर में भटकती है। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्रशांत हमारे पड़ोसी का बेटा था। हर बार उसके नंबर मेरे बेटे से ज्यादा आते थे और इसलिए मैंने उसके कमरे के बाहर काला जादू किया था, पर मुझे नहीं पता था कि वो मर जाएगा।
तुम्हारे उसी काले जादू वाली गुड़िया के अंदर एक बुरी आत्मा थी जिसने उस बच्चे के दिमाग पर बुरा असर कर दिया और उसी की वजह से उस लड़के ने अपनी बालकनी से कूदकर आत्महत्या कर ली। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो, तुम। नहीं नहीं महाराज, जो कुछ भी हुआ मुझे नहीं पता था कि प्रशांत अपनी जान दे देगा। प्रशांत की आत्मा इस वक्त तुम्हारे सामने खड़ी है, हमसे बात करना चाहती है। बोलो बोलो, क्या कहना चाहते हो? मैं जीना चाहता था, बड़ा होकर कुछ बनना चाहता था। आपके बेटे से मुझे कोई परेशानी नहीं थी। अरे वो तो मेरा अच्छा दोस्त था। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। माफ करने से मुझे वापस जिंदगी नहीं मिल जाएगी। मेरे माँ बाप आज भी मेरे लिए रोते हैं। आपने मेरे साथ बहुत गलत किया है, बहुत गलत। और तभी अचानक प्रशांत की आत्मा वहां से गायब हो जाती है। सविता जोर जोर से रोने लगती है। सुन लिया तुमने? ये तुम्हारे अपने ही किए हुए पाप हैं जो इस तरह से तुम्हारे सामने आ रहे हैं। माँ, ये आपने अच्छा नहीं किया। सिर्फ 10th बोर्ड के एग्जाम में मैं टॉप कर पाऊं, इसलिए आपने मेरे दोस्त के ऊपर काला जादू कर दिया। नहीं मम्मी, नहीं, अब हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे, कभी नहीं। मेरे दोस्त की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी मम्मी, कभी नहीं। लेकिन मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ तुम्हारे लिए किया। वो लड़का हमेशा फर्स्ट पोजीशन पर आ जाता था और इस वजह से हमेशा तुम्हारे मार्क्स कम पड़ते थे। मैंने तो सिर्फ उस पर एक छोटा सा काला जादू किया था बेटा। मुझे क्या पता था कि उसका ये नतीजा निकलेगा। जिस गुड़िया को तुमने उस लड़के के कमरे के दरवाजे पर लगाया था, दरअसल उसके अंदर एक बुरी आत्मा का प्रवेश हो गया था, जैसा कि अक्सर काला जादू करते समय हो जाता है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं प्रायश्चित करना चाहती हूँ। आप बताइए मैं क्या करूँ? प्रशांत के घर जाकर उस काली गुड़िया को वहां से निकालकर यहाँ लेकर आओ। मैं उसे आग में जलाकर राख कर दूंगा और उसके बाद प्रशांत की आत्मा को हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। अगली रात सविता चुपचाप अपने पड़ोसी प्रशांत के घर जाती है। प्रशांत के माँ बाप प्रशांत की मौत के बाद उस घर को छोड़कर हमेशा के लिए वहां से चले गए थे। जैसे ही सविता उस घर के अंदर कदम रखती है, उसका सामना अजीबोगरीब हैवानियत से भरी आवाज़ों से होने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बुरी तरह से चीख रहा हो। सविता जैसे ही प्रशांत के कमरे के बाहर पहुंचती है, वहां पर लटकी हुई गुड़िया के शरीर से खून टपकने लगता है। ये क्या हो रहा है? इस गुड़िया के शरीर से खून क्यों टपक रहा है? सविता हिम्मत करते हुए उस गुड़िया को वहां से उतारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक से बहुत भयानक दिखने वाली औरत उसकी आंखों के सामने आकर खड़ी हो जाती है। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, और अगर तूने मुझे यहाँ से हटाने की कोशिश की तो मार डालूंगी मैं तुझे। नहीं नहीं, मुझे तुम्हें यहाँ से ले जाना ही होगा, नहीं तो मेरा बेटा, उसकी जान को खतरा है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझे इस घर से बाहर ले जाकर दिखाओ। और ऐसा कहकर वो औरत सविता के ऊपर हमला कर देती है और उसे हवा में उछाल उछाल कर जमीन पर पटकती है। लेकिन तभी अचानक मौका देखकर सविता अपने हाथ में ली हुई सुई उसके हाथ में चुभो देती है। हाथ में सुई लगते ही वो औरत जमीन पर तड़पने लगती है। ये क्या किया तूने? ये क्या कर दिया? तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तांत्रिक ने मुझे कहा था कि तुझसे जीतने का सिर्फ यही एक तरीका है जिससे मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर सकती हूँ और अपने बेटे की जान बचा सकती हूँ। और उसके बाद वो डरावनी दिखने वाली औरत एक छोटी सी जादुई गुड़िया में तब्दील हो गई और सविता ने उसे ले जाकर तांत्रिक को दे दिया। तांत्रिक ने जादुई गुड़िया को आग के हवाले कर दिया।
शादी में आई चुड़ैल। पन्नपुर नाम के एक गांव में शादी चल रही होती है। वाह, मजा आ गया फूफा जी। शादी में क्या खाना बना है, बाराती तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। हाँ, तुमने सही कहा, पनीर की सब्जी का तो कोई जवाब ही नहीं। दूसरी तरफ पंडित जी फेरों की तैयारी कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ एक चुड़ैल आ जाती है। अरे मर गया रे, ये चुड़ैल यहाँ क्या कर रही है? अरे दिवाकर जी, ये आपकी कौन सी रिश्तेदार है? अरे मुझे क्या पता, क्या भाग्यवान, कहीं ये तुम्हारे मायके से तो नहीं आई है। तुम लोगों की इस गांव में बारात लाने की हिम्मत कैसे हुई? मेरे रहते इस गांव में किसी की शादी नहीं हो सकती। अब तुम लोग देखो मैं क्या करती हूँ। अरे मर गया रे, मैंने सुना है ये जबान की पक्की है। भागो रे भागो, वरना ये चुड़ैल किसी को नहीं छोड़ेगी। हाँ, तुम सही कहते हो मोहन भाई, यहाँ से भाग लेने में ही हम सबकी भलाई है। देखते ही देखते शादी के मंडप में भगदड़ मच जाती है और चुड़ैल सब कुछ उजाड़ कर रख देती है। फिर एक दिन मोहन की शादी तय हो जाती है। अरे भाई, अगले हफ्ते मेरी शादी तय हो गई है, लेकिन इस चुड़ैल की दहशत के मारे तो मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। अरे मोहन, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम अपने साथ साथ हम सब गांव वालों को भी बलि का बकरा बनाना चाहते हो? उस चुड़ैल के रहते तुमने अपनी शादी के बारे में सोच भी कैसे लिया? देखो गोपाल, डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन उस चुड़ैल के डर से मैं जिंदगी भर कुंवारा तो नहीं रह सकता। तभी वहाँ मोहन के होने वाले ससुर आ जाते हैं। अरे ससुर जी आप? देखो, अब तक मैं तुम्हारा ससुर बना नहीं हूँ और शायद बनूंगा भी नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो शादी का कोड भी सिलवा लिया है। मैं अपनी बेटी की शादी किसी अच्छे गांव में कराना चाहता हूँ। तुम्हारा गांव तो भूतिया गांव है। मैं तो क्या, अब तो कोई भी अपनी लड़की इस गांव वालों को नहीं देगा। इस तरह चुड़ैल के डर से उस गांव में किसी की भी शादी नहीं हो पाती। फिर एक दिन गांव के जमींदार अपनी बेटी की शादी करने का विचार करते हैं, लेकिन चुड़ैल के डर से उनकी भी हिम्मत जवाब दे देती है। अगर मेरी बेटी की शादी तय समय से नहीं हुई तो मेरी नाक कट जाएगी। मुझे कुछ करना ही होगा। एक सलाहकार के कहने पर जमींदार काशी से एक बहुत ही नामी तांत्रिक को अपने घर बुलवाते हैं, जो भूत चुड़ैल को पकड़ने में माहिर माना जाता था। जमींदार साहब, आप चिंता मत करिए। इस गांव की सीमा में प्रवेश करते ही मुझे उस चुड़ैल के बारे में सब पता चल गया था। आप उसे जल्दी से जल्दी कैद कर लीजिए ताकि मैं अपनी बेटी की शादी कर सकूं। जब वो चुड़ैल एक इंसान थी, तब ठीक उसकी शादी करने वाले दिन ही उसकी और उसके होने वाले पति की एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। उसका होने वाला पति आज भी भूत बनकर जंगल में भटकता है। इसलिए जब तक चुड़ैल की शादी नहीं हो जाएगी, वो किसी और की भी शादी नहीं होने देगी। ये आप क्या कह रहे हैं? अगर वो भूत भी हमारे गांव में आ गया, तब हमारा क्या होगा? ये आदमी बीच में बहुत बोलता है, इसे बाहर निकालो। उसके बाद तांत्रिक बताते हैं कि अगर उस भूत के साथ चुड़ैल की शादी करा दी जाए तो वो चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए उस गांव को छोड़कर चली जाएगी। जमींदार साहब, आप अपनी बेटी की शादी की तैयारी शुरू कर दीजिए। मैं कुछ गांव वालों को अपने साथ लेकर उस भूत को ढूंढने जंगल की ओर जाता हूँ। इस तरह जमींदार निश्चित होकर अपनी बेटी की शादी करवाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है। मैंने तुम गांव वालों को समझाया था ना कि इस गांव में कभी कोई शादी नहीं करेगा। लगता है तुम लोग मुझे हल्के में ले रहे हो। चुड़ैल जमींदार की बेटी को उठा लेती है। अब देखती हूँ बिना दुल्हन के तुम लोग शादी कैसे करोगे। मैं इसे अपने साथ ले जा रही हूँ। छोड़ मुझे,
पिताजी, मुझे बचाइए। अरे कोई मेरी बेटी को बचाओ। तभी तांत्रिक उस भूत को लेकर वहां पहुंचता है। अरे भाग्यवान, रुको, इन मासूमों को परेशान मत करो, मैं आ गया हूँ, अब तुम मेरे साथ चलो। चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है। आप आ गए, चलिए अब हम मंदिर में चलकर शादी कर लेते हैं। अरे 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 अरे, ये क्या कह रही हो? मंदिर में जाके दोबारा मरना है क्या? चलो, आज से हम जंगल में रहेंगे। चुड़ैल चली गई, अब मेरी शादी हो जाएगी। इस तरह सभी गांव वाले खुशी से झूमने लगते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में सफेद साड़ी वाली चुड़ैल का आतंक था। चुड़ैल रात भर गांव में घूमती और गांव का जो भी आदमी उसे दिखाई देता उसे वो घायल कर देती। अरे कोई तो बचाओ, मर गया रे। एक रात हरिया अपने खेत से अपने घर लौट रहा था कि तभी अचानक उसके सामने चुड़ैल आ जाती है। अरे बाप रे, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? आज तो मैं गया काम से। आज मुझे मेरा शिकार मिल गया। अरे चुड़ैल दीदी, मुझे छोड़ दो। जैसे ही चुड़ैल हरिया की तरफ बढ़ती है, हरिया वहां से भाग जाता है और अपने घर के दरवाजे पे पहुंचता है। अरे भगवान, जल्दी से दरवाजा खोलो, मेरे पीछे चुड़ैल पड़ी है। हरिया की पत्नी जल्दी से दरवाजा खोल देती है। अरे आप इतना हाफ क्यों रहे हैं? अरे मेरे पीछे चुड़ैल पड़ी है, आज तो मैं बाल बाल बच गया। जल्दी से सभी दरवाजे और सभी खिड़कियों को बंद करके बत्ती बुझा दो। तभी चुड़ैल हरिया के घर के पास पहुंच जाती है। अरे वो आदमी कहाँ गायब हो गया? मैं भी देखती हूँ आखिर कब तक बचेगा। मैं अपने शिकार को इतनी आसानी से नहीं छोड़ती। इतना कहकर चुड़ैल वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हरिया और उसकी पत्नी दोनों अपने घर की खिड़की से ये सब देख रहे होते हैं। अरे बाप रे, ये तो बड़ी डरावनी चुड़ैल थी। अगले दिन ये बात आग की तरह पूरे गांव में फैल जाती है और धीरे धीरे लोग चुड़ैल के डर के मारे शाम होते ही अपने घरों से बाहर निकलना बंद कर देते हैं। कुछ दिनों के बाद भाई, मैंने तो इस चुड़ैल के डर के मारे रात को अपने खेतों को पानी देना बंद कर दिया है। कहीं मेरी फसल सूख गई तो मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। साहूकार का कर्जा कैसे चुकाऊंगा? अरे भाई, पूरे गांव वालों का यही हाल है। पता नहीं ये चुड़ैल हमारे गांव में कहां से आ गई। फिर एक दिन गांव के पास वाली नदी के किनारे एक बहुत बड़े तांत्रिक के आने की बात कुछ गांव वालों को पता चलती है। वो लोग जाके ये बात गांव के मुखिया को बताते हैं। मुखिया जी, नदी के किनारे एक बहुत ही पहुंचे हुए तांत्रिक बाबा आए हैं। हमें उनसे मदद मांगनी चाहिए। मैंने सुना है वो बड़े बड़े भूतों और चुड़ैलों को अपने वश में कर लेते हैं। मुखिया जी सभी गांव वालों को लेकर उस तांत्रिक के पास पहुंच जाते हैं। ओम फट स्वाहा, ओम फट स्वाहा। तभी तांत्रिक अपनी बंद आंखों को खोलकर कहता है, क्या बात है? तुम सब लोग यहाँ क्यों आए हो? मुखिया जी उस तांत्रिक को सारी बात बता देते हैं। अच्छा, तो ये बात है। और तांत्रिक अपनी आंखों को बंद कर लेता है। मैं देख रहा हूँ तुम्हारे पूर्वजों ने बहुत पाप किए थे, जिससे ये गांव अब श्रापित हो चुका है।
उसी के फल स्वरूप तुम्हारे गांव में चुड़ैल आई है। ये चुड़ैल बहुत खतरनाक है, ये किसी को नहीं छोड़ेगी। हे भगवान, मर गए रे, अब क्या होगा? तभी गांव के मुखिया जी कहते हैं, बाबा, इस चुड़ैल से हम सबको बचा लीजिए, कोई तो उपाय होगा। इसका सिर्फ एक ही उपाय है, सभी गांव वालों को बारी बारी हर दिन अपनी आधी फसल उस पहाड़ी के ऊपर बनी काली गुफा में छोड़ के आनी होगी। तभी उस चुड़ैल की भूख मिटेगी और श्राप का प्रभाव खत्म हो जाएगा और तुम सब जिंदा बच जाओगे। सभी गांव वाले उस तांत्रिक की बात को मान लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। फिर अगले दिन से रोज उस गांव के लोग बारी बारी से अपनी आधी फसल उस काली गुफा के पास जाकर रखाते। कुछ दिनों बाद हरिया की बारी आती है। बाप रे, आज तो मेरी बारी है उस काली गुफा में जाने की। क्या करूं, वो तो बड़ी खतरनाक चुड़ैल है, मेरे तो हाथ पैर कांप रहे हैं। फिर हरिया डरते डरते अनाज की बोरियां अपनी बैलगाड़ी में लाद देता है। तभी हरिया की पत्नी उससे कहती है, देखो जी, संभल के जाना और किसी भी हालत में शाम होने से पहले वापस आ जाना। उस चुड़ैल का कोई भरोसा नहीं है जी। हरिया बैलगाड़ी में बैठते हुए कहता है, भगवान, मैं क्या वापस आऊंगा, लगता है अब तो मेरी खबर ही आएगी। इतना कहकर हरिया वहां से चला जाता है। रास्ते में जंगल से गुजरते हुए हरिया की बैलगाड़ी का एक चक्का बड़े गड्ढे में फंस जाता है। हे भगवान, अब ये क्या मुसीबत है। हरिया नीचे उतर के पूरी ताकत से अपनी बैलगाड़ी को गड्ढे से निकालने की कोशिश करता है। बहुत देर मेहनत करने के बाद हरिया की बैलगाड़ी उस गड्ढे से बाहर निकल जाती है। हे भगवान, अब तो शाम होने वाली है, आज तो मैं गया काम से। जैसे तैसे हरिया काली गुफा में पहुंच जाता है। अरे मर गया रे, यहाँ तो चारों तरफ डरावना माहौल है। मैंने यहाँ आने में बहुत देर कर दी, कहीं चुड़ैल नाराज ना हो जाए। हरिया अनाज की बोरियां वहां रख के जैसे ही जाने लगता है, तभी उसे किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। हरिया एक कोने में छुपकर अंदर देखने लगता है। चुड़ैल वहां आती है और फिर अपने चेहरे से नकली चुड़ैल का मुखौटा निकाल देती है। हरिया ये देख के हक्का बक्का रह जाता है। तभी चुड़ैल कहती है, भैया यहाँ आना, आज तो बहुत अनाज आया है, इसे मिलाकर अब हमारे पास ढेर सारा अनाज जमा हो गया है। कल ही हम इसे शहर में बेच आएंगे और माला माल हो जाएंगे। तभी अंदर से नदी के किनारे वाला तांत्रिक बाहर आता है। अरे, ये तो तांत्रिक बाबा है। हाँ, अब तो हम दोनों की जिंदगी मजे में कटेगी। गांव वालों को बेवकूफ बनाना इतना भी मुश्किल नहीं था। लोग तो तुम्हें सच में असली चुड़ैल समझते हैं। हाँ, तुमने सही कहा। अब ये गांव वाले चुड़ैल के डर से जिंदगी भर इस काली गुफा में अनाज पहुंचाते रहेंगे। अच्छा, तो ये बात है। ये दोनों पूरे गांव वालों को बेवकूफ बना रहे हैं। अभी जाकर सबको बताता हूँ। हरिया उन दोनों की पूरी बातें सुन लेता है और जल्दी से वापस गांव में आता है। गांव वालों को पूरी बात बता देता है। इससे पहले वो दोनों हमारा अनाज लेकर शहर जाए, हमें उन दोनों को पकड़ना होगा। उधर दूसरी तरफ नकली तांत्रिक और नकली चुड़ैल बनी औरत एक बड़ी गाड़ी में सारा अनाज लाद के वहां से निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं। जल्दी करो, इससे पहले हमें कोई देख ले, हमें यहाँ से निकलना होगा। और तभी वो दोनों देखते हैं कि सामने से सभी गांव वाले अपने अपने हाथों में मशाल लेके आ रहे हैं। दोनों बुरी तरह डर जाते हैं। रुक जाओ, तुम दोनों का भांडा फूट चुका है। अरे मर गए रे, ये गांव वाले कहाँ से आ गए? तुमने क्या सोचा इतनी आसानी से यहाँ से निकल जाओगे?
ये अनाज हमने अपने खून पसीने से दिन रात खेतों में मेहनत करके उगाया है। दोनों मुखिया जी के पैरों में गिर जाते हैं। हमें माफ कर दीजिए, हम दोनों एक नंबर के कामचोर हैं, बिना मेहनत किए पैसे कमाना चाहते थे। हाँ हाँ, अब हम आगे से मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाएंगे, हमें कुछ मत करना, हमें छोड़ दीजिए। इतना कह के दोनों गांव छोड़ के भाग जाते हैं और सभी गांव वाले फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं। शिक्षा तभी तो कहते हैं कि किसी भी समस्या का समाधान केवल सूझबूझ से ही करना चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।